हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का एक सुचालक नहीं है। तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे क्वेश्चन पढ़ने टाइम में कि कई बार क्या होता है, दिया रहता नहीं है और हम सोच लेते हैं कि हमसे पूछ रहा है। तो इसलिए इस समय हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा ठोस विद्युत का एक सुचालक नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखिएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपका मेटेलिक सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटेलिक सॉलिड है और मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड उपस्थित होता है और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नीशियम धातु विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूछ रहा आपका सुचालक नहीं है, जबकि आप जान चुके मैग्नीशियम धातु विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, इनमें टाइटेनियम जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जिनके कारण इसका डी ऑर्बिटल जो है वह पार्शियली फिल्ड है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरी तरफ इनका जो स्ट्रक्चर है वो NaCl लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस कारण से भी ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम लोग जाते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा है आयोडीन। और आयोडीन जो है वह आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड विद्युत का कुचालक होता है। इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वह विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर पाएगा और इसका मतलब है कि जो हमारा आयोडीन है वह विद्युत का कुचालक। और चौथा ऑप्शन है हमारा वाटर। वाटर भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो टाइप्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, वह इसी का टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। और कह सकते हैं कि हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड होने के कारण जो H2O है या कि जो हमारा बर्फ है वह आपका विद्युत का कुचालक है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है केवल एक है क्या, तो हम देख चुके हैं कि एक जो है वो विद्युत का सुचालक है। दूसरा कहता है कि केवल 2 है, यानी कि 2 भी हमारा विद्युत का सुचालक है। तीसरा ऑप्शन कहता है 3 एवं 4। हाँ, हमारा 3 और 4 जो है वह विद्युत का कुचालक है। और चौथा ऑप्शन कहता है 2, 3 और 4। अब देख चुके हैं कि जो टाइटेनियम ऑक्साइड है वह विद्युत का सुचालक है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान को डैश के द्वारा नहीं घेरा जाता। कह रहा है कि कोई आपका शुद्ध क्रिस्टल है जिसमें जालक स्थान जो है या कि जो लैटिस पॉइंट है वह किसके द्वारा नहीं घेरा जाता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो हमारा लैटिस पॉइंट है ये होता क्या। तो जो लैटिस पॉइंट है, आप जानते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जिस स्थान पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपस्थित रहता है उसी को आप लैटिस पॉइंट कहते हैं। जहां आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण उपस्थित होते हैं उनको आप लैटिस पॉइंट कहते हैं। और आप जान चुके हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स होता है आपका अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहिए या अवयवी कण। और अवयवी कण आप कहते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को। अवयवी कण आप कहते हैं एटम्स या कहिए परमाणु,
दूसरा मॉलिक्यूल्स अणु और आयंस। आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को अवयवी कण कहते हैं। जब हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहला कहता अणु, तो हाँ हमारा अणु जो है वह अवयवी कण है और यह आपका क्रिस्टल लैटिस पर उपस्थित होगा। उसके बाद आपका है आयन, आयन भी हमारा है, यह भी आपका लैटिस पॉइंट पर उपस्थित होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा अवयवी कण नहीं है और इलेक्ट्रॉन किसी भी शुद्ध क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर उपस्थित नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन अशुद्ध क्रिस्टल में हमारा लैटिस पॉइंट को छेद लेता है, जिसको आप जाने मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी में ऐसा होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा परमाणु, और परमाणु भी आपका क्या है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और परमाणु भी लैटिस पॉइंट पर उपस्थित रहता है। तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन किसी भी शुद्ध क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु पर उपस्थित नहीं रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को डैश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है चालक ठोस, दूसरा नेटवर्क ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस और चौथा हमारा अनिक ठोस। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है हमारा वो किस प्रकार का ठोस है। ग्रेफाइट आपका कोवैलेंट सॉलिड है या कहिए आप कोवैलेंट ठोस है। तो ग्रेफाइट हमारा कोवैलेंट सॉलिड या सहसंयोजक ठोस है और हम लोग सहसंयोजक ठोस को ही सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक ठोस को ही हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। सहसंयोजक ठोस को ही हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और जो हमारा ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी कोवैलेंट सॉलिड है वो सभी का सभी विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है चालक ठोस है, तो सही बात है, हमारा ग्रेफाइट भी चालक ठोस है। दूसरा है नेटवर्क ठोस है, नेटवर्क ठोस है। तीसरा सहसंयोजी ठोस है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वह सही है, या कहिए कि ग्रेफाइट के बारे में हमारा सही है। जबकि हमको ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब आयनिक ठोस। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, जबकि ऑप्शन में कह रहा डी ऑप्शन क्या यह आयनिक ठोस है, हम कहेंगे नहीं है, यानी कि जो ग्रेफाइट है उसको आयनिक ठोस में नहीं बांटा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतराकाशीय स्थान या इंटरस्टिशियल साइट में धनायन डैश में उपस्थित हो। कहता कि जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें धनायन किस प्रकार के दोष में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट कहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है कि वैसा दोष जिसमें धनायन लैटिस साइट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट पर चला आता है। लैटिस साइट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट पर चला आता है, इस प्रकार के दोष को आप फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसमें आपका जो कैटायन है या कहिए धनायन जो है वह लैटिस साइट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट पर चला गया। मतलब हमारा इंटरस्टिशियल साइट पर जो उपस्थित धनायन है वह फ्रैंकल दोष में होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर हमारा ए हुआ। फिर भी हम लोग ऑप्शन बी, सी, डी को चेक करेंगे आखिरकार यह ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष होता है कि वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन लैटिस साइट से लुप्त हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के दोष में जो है समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो है लैटिस साइट से लुप्त हो जाएगा, इसका मतलब यह हमारा आंसर नहीं है। तीसरा है रिक्ति दोष, या आप कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट होता है
जिसमें कुछ लैटिस साइट रिक्त रह जाते हैं या कहीं खाली रह जाता है, इस प्रकार के दोष को आप वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा कहता है कि धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष होता है कि जिसमें कुछ मेटल जो है हमारा, या कहिए कि कुछ लैटिस साइट जो है उन पे आपका मेटल या कहिए कैटायन उपस्थित नहीं होते। जबकि हमारा कहता है कि जो अंतराकाशीय स्थान है उसमें सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अंतराकाशीय स्थान होता क्या, कि जो आपका लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट के अलावा जो हमारा लैटिस पॉइंट है, या दूसरे शब्दों में कहिए जिस पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसके अलावा जो भी पॉइंट है उसको आप इंटरस्टिशियल साइट या अंतराकाशीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा सिर्फ फ्रेंकल दोष एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन जो है लैटिस साइट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट पर चला, और आपका आंसर होगा फ्रेंकल दोष। और बाकी जितने भी प्रकार के हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी में जो एटम्स है वो इंटरस्टिशियल साइट पर उपस्थित नहीं होते। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन से n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए इसे डैश संयोजकता वाले पदार्थों के साथ डोप किया जाना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना होगा, n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना होगा, तो इसे किस प्रकार के या कहिए किस संयोजकता के साथ डोप किया जाना। तो सबसे पहले आप जानिए अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें ग्रुप 14 के साथ आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, या ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें ग्रुप 13 को मिलाना होता है, और आप जानते हैं कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का वैलेंसी 3 होता है। यानी कि यदि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो उसमें 3 वैलेंसी वाले एटम्स को जोड़ना होगा। अगला हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या, कि जब आप ग्रुप 14 के साथ ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं, और ग्रुप 15 का तत्व मीन्स वैलेंसी आपका 5, और जब आप ग्रुप 15 के तत्व को मिलाते हैं या कि 5 वैलेंसी वाले तत्व को मिलाते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे कि 2 है, ये भी हमारा सेमीकंडक्टर जो है एन प्रकार के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या कि ये 2 वैलेंसी वाला एलिमेंट्स को नहीं मिलाते हैं, ना हम लोग 1 वैलेंसी वाला मिलाते हैं। 3 वैलेंसी वाला यदि आप मिलाएंगे तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, जबकि हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, इसलिए आपको 5 वैलेंसी वाला को मिलाना। अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। फलक केंद्रित यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसी को आप टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं, की कुल संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। तो सबसे पहले आप जानिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियां की जो संरचना होती है वो कैसी। तो आप फर्स्ट लेयर में 3 एटम्स देते हैं, और उनके सेकेंड लेयर में जो एटम्स लिखते हैं वो 1 एटम्स देते हैं, और इन तरह के वॉइड्स को आप टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर
2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित होते हैं और एक यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल की संख्या 4 होती है। तो इस हिसाब से आपका टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या होगी वह 4 गुना 2 8, क्योंकि ये प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित होते हैं और यदि आपका बॉडी डायगोनल की संख्या 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8। तो हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 6, ये हमारा होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 8, ये हमारा आंसर है। और तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। तो ये दोनों होने वाला नहीं है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो एफसीसी है उसमें आपका टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या है वो 8 होती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु दोष AGBR क्रिस्टलों के द्वारा दर्शाया जाता है? पता कौन सा ऐसा पॉइंट डिफेक्ट है या बिंदु दोष है जो AGBR के क्रिस्टल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिएगा शॉर्टकी दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष, तीसरा धातु अधिक दोष और चौथा धातु न्यूनता दोष। और इन सभी चीजों से आपका ऑप्शन बनाया गया है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है AN, फर्स्ट एंड सेकेंड। कहता है कि पहला ऑप्शन में ए में कहता है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों होंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है धातु, 3 नंबर ऑप्शन यानी कि धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष होगा। सी ऑप्शन है 1 एंड 3 या कहिए 1 और 3, कहने का अर्थ हुआ शॉर्टकी दोष और धातु अधिक दोष होगा। चौथा ऑप्शन है आपका 2 एवं 4, फ्रेंकल दोष और धातु न्यूनता दोष। तो AGBR जो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा ठोस है जिसमें आपका फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। AGBR एक ऐसा क्रिस्टल है या ऐसा ठोस है जिसमें फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे जो हमारा पहला ऑप्शन है ए नंबर 1 एंड 2 यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट वो होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस यौग या पेयर में सर्वाधिक संकुलन क्षमता पाया जाता है? संकुलन क्षमता कहिए या पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो यूनिट सेल है किस यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC जो है इसमें 52% पैकिंग एफिशिएंसी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 52% होता है। और यदि आप परसेंटेज वैकेंट स्पेस का बात कर ले तो वो आपका 48% होता है। दूसरी बात BCC यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है और जो परसेंटेज वैकेंट स्पेस है वो 32%, 32%। और FCC यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 74% होता है और जो वैकेंट स्पेस है वो 26% होता है। और SCP यूनिट सेल में भी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होता है और परसेंटेज वैकेंट स्पेस जो है वो 26%। और आप FCC को ही CCP कहते हैं। CCP कहिए या FCC कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आप देख रहे हैं कि जो CCP है या FCC है उसमें भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है और SCP में भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि जो CCP है और SCP इस दोनों में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी समान होता है।
तो हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है SCP एवं BCC। तो देख लीजिए आप, SCP में 74% और BCC में 68%। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए SCP और CCP। तो आप देख रहे हैं कि SCP और CCP दोनों में 74% पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता है। इसका अर्थ है ये हमारा बी नंबर आंसर होगा। सी ऑप्शन देख रहे हैं BCC और CCP। BCC और CCP में आप देख रहे हैं कि जो पैकिंग इफिशियंसी है वो अलग अलग है, और आपका BCC और सरल घनीय सेल, इस दोनों में भी आपका पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सी एवं डी जो हमारा आंसर नहीं होगा। A, B, C और डी हमारा रॉन्ग आंसर है, और बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है। कह रहा है अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान, जो खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, या कहिए आप एम्प्टी स्पेस है, रिक्त स्थान है, वह कितने प्रतिशत में पाया जाता है, या उनकी कितनी प्रतिशत होती है। पहला ऑप्शन 74%, दूसरा ऑप्शन 68%, तीसरा ऑप्शन 32% और चौथा ऑप्शन 26%। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो BCC है, या कहिए कि अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल जो है, इसका पैकिंग इफिशियंसी 68% होता है, और इनमें जो वैकेंट स्पेस है वो 32%। वैकेंट स्पेस 32% और जो पैकिंग इफिशियंसी है वो 68%। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिया है कि जो वैकेंट स्पेस है या कि एम्प्टी स्पेस है वो 32%। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बाहुल अशुद्धि के साथ डोप किया गया सिलिकॉन डैश बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहुल कहिए या कहिए कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अधिक वाला जो अशुद्धि है उनको डोपिंग से या कहिए अपमिश्रण से किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो हम पीछे भी देखें कि जब आप इलेक्ट्रॉन बाहुल या इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला अशुद्धि को मिलाते हैं, या आप कह लीजिए ग्रुप 15 के अशुद्धि को मिलाते हैं, ग्रुप 15 के अशुद्धि को आप जब मिलाते हैं तो हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, और इस हिसाब से हमारा आंसर जो है आपका N प्रकार का अर्धचालक होगा। आप देख चुके थे P प्रकार के जो अर्धचालक है उनके निर्माण के लिए इसमें आपको ग्रुप 13 को मिलाना पड़ता है, और जो आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर भी हमारा विद्युत चालक होता है, और उसमें जब आप अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने के लिए हमारा या तो आप N टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ग्रुप 15 के अशुद्धि को हम लोग मिलाते हैं। हमको कई बार कंफ्यूजन होता है क्या कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है और N टाइप सेमीकंडक्टर है, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर में कि हम लोग किस में ग्रुप 15 को मिलाते हैं और किस में ग्रुप 13 को मिलाते हैं। कई बार हमको ये याद तो रहता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 15 को मिलाते हैं, लेकिन हमको बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्या कि हम जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उनमें आप ग्रुप 13 मिलाते हैं या ग्रुप 15 मिलाते हैं। ये हमको कई बार कंफ्यूजन रहता है कि हम किस प्रकार के या कि किन को हम लोग मिलाते हैं। तो हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें आप ग्रुप 13 को मिलाते हैं, जैसे हमारा बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये जो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट्स है इनमें मेनली हम लोग गैलियम को मिलाते हैं, और जो ग्रुप 14 है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें हम लोग मेनली आर्सेनिक को मिलाते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप 15 है उसका फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, जो कि N से स्टार्ट होता है। तो हम अपने सुविधा के लिए या कह सकते हैं कि लॉजिकली याद रखने के लिए हम ये बात दिमाग में रखेंगे कि जो हमारा N से शुरू होता है अशुद्धि, उनका हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर देंगे। जबकि हमारा यहाँ N4 निगेटिव होता है, इनसे हम नहीं लेंगे कि नाइट्रोजन मिलाते हैं इसलिए निगेटिव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो N टाइप सेमीकंडक्टर वो निगेटिव होता है। हम लोग बस ट्रिकली याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो वाला ग्रुप यदि मिलाते हैं आप नाइट्रोजन वाला ग्रुप, तो आपको N टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। बाद बाकी जो रेस्ट बचा वो आपका पीट है। तो इस हिसाब से बहुत आपको आसान दिखा होगा या आसान लगा होगा कि जब आप नाइट्रोजन वाला ग्रुप मिलाएंगे तो N टाइप, और जो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मीन्स ग्रुप 15 और ग्रुप 15 मीन्स इलेक्ट्रॉन अधिक अशुद्धि, या कहिए कि इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला अशुद्धि। अब हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।